कुर्बानी आने वाली जी। स्टेप बाय स्टेप आपसे समझते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी आज आपकी हमारे साथ मौजूदगी का फायदा हो। जानवर लेते वक्त कौन सी चीजें मद्देनजर रखनी? सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आपने जानवर की खरीदारी के लिए जाना है तो आपने डे लाइट में जाना है, रात के टाइम नहीं जाना। रात को उसमें कई ऐब जो हैं वो छुप जाएंगे। मसलन उसका अगर सींग टूटा हुआ है तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। उन्होंने ऊपर मेहंदी लगा दी है, उन्होंने ऊपर हार, उसको गानी पहना दी है, हार पहना दी है, ठीक। क्योंकि ये जो बकरे होते हैं ना, इनको आदत होती है टकरे मारने की। ये जब दूसरे बकरों के साथ ये खेलते हैं तो किसी का सींग टूट जाता है, अब उसमें तो ऐब आ गया, नुक्स आ गया, तो वो जो है ना उसको एल्फी से जोड़ देते हैं। उसके बाद उसको बड़ी अच्छी उसको ग्राइंड करते हैं, उसके ऊपर मेहंदी लगाएंगे, रंग लगाएंगे, वो पता नहीं चलेगा जी। डे लाइट में आप आसानी से उसके ऊपर वो जो उसके क्रैक है वो ढूंढ लेंगे, ठीक। डे लाइट में जाए, पहली बात। दूसरा ये है कि जब बकरे आते हैं, आपने कभी नोट किया हो कि ट्रक में बकरे लोड होकर मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, और इस समय कम अज़ कम 3 मंजिला ट्रक होता है। ट्रक वही होता है, उसमें एक तो नीचे वाले डेक पे बकरे हैं, उसके बाद 4 पहियाँ बांध के उसके ऊपर बकरे हैं, फिर उसके बाद एक और तय लेयर है 4 पहियों की, फिर उसके ऊपर है। अब जब इतनी हाइट से को 12-15 फुट की हाइट से जब बकरे को हुक्म दिया जाएगा कि नीचे आओ, वो छलांग लगा के आएगा। किसी का पाँव मुड़ गया, किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, किसी को मोच आ गई, वो ऐप वाला हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपने जब जाना है उधर तो आपने ये करना है, उसे कहना है कि जी ये बकरे को ना को 12-15 कदम चलाएं। अच्छा, अब ये क्या करेंगे कि ये बकरे को हैवी डोज पेन किलर की खिला देंगे जी। उससे उसको दर्द में तो राहत मिल जाएगी, लेकिन उसे तो पता है ना कि उसके टांग पे चोट लगी हुई है। वो जब चलेगा ना तो वो जिस टांग पे चोट लगी होगी वो पाँव जमीन पे लगाएगा, उसको उठा के चलेगा। जब 12-15 कदम चलेगा और वो पाँव जमीन पे नहीं लग रहा तो आप आसानी से पकड़ लेंगे उसको, ठीक। दूसरा आप तरीका ये कर सकते हैं कि उसकी जो टांग है ना, उसको आपने यूं चारों टांगों को ना यूं दबाएं। अब पेन किलर की वजह से उसे दर्द नहीं हो रही, लेकिन उसकी स्वेलिंग है, आपको स्वेलिंग महसूस हो जाएगी, ठीक। और जब आप थोड़ा दबाएंगे तो वो जहां पे चोट लगी होगी वो एकदम चिल्ला उठेगा, रिएक्ट करेगा, वो एकदम छुड़ाएगा टांग, तो वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी निशानी होगी। तीसरी, आपने उसको देखना है कि वो उसके जो नथने हैं, उन नथनों में से अगर तो फ्लूइड निकल रहा है, मादा निकल रहा है लेसदार, तो उसका मतलब ये है कि वो उसे फ्लू हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन अगर उसमें हल्का हल्का मॉइस्चर है तो वो काबिल कबूल है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक। फिर आपने ये करना है कि उसके पेट को गौर से देखना है। कई बकरे ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनका जो पेट है ना वो बिल्कुल ऐसे गोलाई में जैसे ढोलकी होती है, इस तरीके से फूला हुआ होता है, एबनॉर्मली फूला होगा। अब उसकी वजह ये होती है कि बकरे को एक ऐसा ख़ास मसाला खिलाया जाता है, वो इनकी अपनी रेसिपी होती है, वो उसे देते हैं। वो खाने के बाद बकरे को बड़ी शिद्दत से प्यास महसूस होती है, उसको भड़की सी लग जाती है, वो ज़्यादा पानी पीता है। हम भी बहुत ज़्यादा पानी पी लें तो हमारा पेट भी फूल जाता है, उसको भी ऐसे अफारा सा हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि शायद ये बड़ा सेहतमंद बकरा है, मोटा ताज़ा, ऐसे नहीं। तो आपने देखना है कि जिसका इस तरह करके ढोलकी की तरह पेट गोलाई में है वो नहीं लेना, क्योंकि जब वो आपके घर आएगा तो उसको जो है ना आपने दूसरी खुराक देनी है तो वो बीमार हो जाएगा, ठीक। फिर आपने ये करना है कि उसका देखना है कि जहाँ वो मेंगनी करता है कि वहाँ पे अगर तो उसका सेमी सॉलिड सा उसमें फुजला निकल रहा है और वो सारा उसकी दुम के वाले हिस्से के इर्द गिर्द चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बीमार है। और ऐसा मंडी में अक्सर बकरों के साथ होता है, ठीक। तो आपने ये चीज़ें देखना है। आपने उसकी मेंगनों को देख लेना है कि अगर तो वो मेंगने करता है और वो गुच्छे की सूरत में है या दानेदार है तो वो ठीक है, इसका मतलब सेहतमंद है। तो ये आप उसकी निशानियाँ चेक करें, और बाकी 2 दांतों को तो आप चेक करेंगे ही, ठीक। उसके बाद जब घर लेके आना है तो घर आके हमारे आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, लाड करते हैं। कोई उसे कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, कोई उसे आइसक्रीम खिला रहा है, कोई उसे अपनी कोई और चीज़ को ला के खिला रहा है। वो बकरा जो है वो इस तरह के खानों का आदी नहीं है, उससे भी बीमार हो जाएगा। बिल्कुल सही। यानी ये लाड में अपना बकरा आप बीमार करने वाली जी। भट्टी साहब ये फरमाइए, ये तो आपने बता दी बकरे की एहतियाती तदाबीर, कसाई की एहतियाती तदाबीर। जी,
कसाई की एहतियाती तदाबीर ये हैं कि देखें कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस्तात रखते हैं, ठीक है जी, तभी कुर्बानी कर रहे हैं, इसमें का एकदम। इसका मतलब ये भी है कि आप साल में बाकी दिनों में भी आप अक्सर गोश्त खरीदते हैं मटन, ठीक हो गया। और तो आपने ये करना है कि जब कसाब का इंतखाब करना है तो जिस जगह से आप रेगुलर गोश्त खरीदते हैं आप उससे अपॉइंटमेंट लें। तो अगर ना मिले भाईजान तो नहीं, वो आपने जब पहले से उससे बात नहीं की होगी तो आपको नहीं मिलेगी ना। ये अपनी बुनियादी बात आप कर रहे हैं कि टाइम पे आप अपॉइंटमेंट, आपको पता है ना कि आपने कुर्बानी करनी है, अवेलेबल नहीं तो किसी और ने बुक किया है तो अवेलेबल जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक। तो फिर आप ये जो मौसमी कसाब आ जाएंगे, ये जो मशरूम ग्रोथ हो जाएगी, उसमें आप कभी उनका इंटरव्यू करें, आपको पता चलेगा कोई किसी दफ्तर में गार्ड लगा हुआ है, कोई रंगसाज है, कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, ठीक, ये लोग आ जाएंगे। अब इन लोगों को तो पता ही नहीं कि SOPs क्या है। मैं ये SOPs ही आपसे समझना चाह रहा हूं कि किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अब सबसे इसमें जो बुनियादी एहतियात होती है, एक तो उसकी अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो टूल्स हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, उसकी मुंडी आलूदा गंदी खून आलूद नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं और वो अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, बात काट रहा हूं से आगे, वो उस दिन खास तौर पे मुंडी जो है जिसको आप कह रहे हैं वो तो खून आलूद भी होती है, धो लें ना उसको अच्छी तरह, साबुन से धो लें उसको अच्छी तरह। यानी हाँ, ये बुनियादी बात कि आप जब शुरू करवाने लगे अपने बकरे का गोश्त का प्रोसेस शुरू करवाने लगे तो उसे धुलवाएं, उसे साबुन से धोएं अच्छी तरह जी, वो हमारे गोश्त को आलूदा करेगा, ठीक। वो इस बात का ख्याल नहीं रखेगा कि बकरे के गले के अंदर शहरग के साथ उसमें और 2 रगें भी होती हैं, एक सांस वाली है और एक वो है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है दिमाग को उसके जिस्म के साथ कनेक्ट करती है। अब वो जो इस तरह की रग होगी, उस रग को नहीं काटना चाहिए। ओके, और अनाड़ी को नहीं पता, अनाड़ी को नहीं पता, उसने सारी काट देनी है। अब वो जो अगर ये वाली रग कट गई, वो जो दिमाग को जिस्म के साथ कनेक्ट करती है, तो दिमाग ने, चूँकि दिमाग सबसे आखिर पे डेड होता है, दिमाग ने पैगाम देना होता है सारे जिस्म को कि छुरी फिर गई है, अब आप ज़बा हो चुके हैं, अब खून को हुक्म देता है कि वो ड्रेन आउट हो। अब अगर वो राब्ता ही मुनक़ता हो गया तो जिस्म में से खून ही नहीं ड्रेन आउट होएगा, जिस्म फौरी तौर पर ठंडा पड़ जाएगा। कसाब को जल्दी होती है, उस दिन दौड़ लगी होती है, उसने तो और कई अभी गाग भुगताने हैं, तो वो फिर जब ठंडा हो जाएगा तो खून जिस्म में से ना निकला और दिमाग से बॉडी को वो मैसेज ही नहीं आया। ओके, तो वो ये है कि खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा निकलेगा, बाकी जिस्म के अंदर रह जाएगा। अब वो जो अंदर रह जाएगा वो उस गोश्त को गैर सेहतमंद बना देगा, नुकसानदेह बना देगा। पूरे गोश्त। तो हम थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, इस तरह के अनाड़ी मौसमी कसाब की वजह से हम ये नुकसान कर बैठते हैं, अपना गोश्त ख़राब कर बैठते हैं। तो इसलिए एक तो ये काम करना है। दूसरा ये है कि कोशिश ये किया करें कि अगर इस ईद पे मुमकिन है तो ठीक, नहीं तो अगली ईद पे अपना ये कर लें कि आप 3-4 हमसाए मिल के कसाब को बुक कर लें। ओके, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करें, उससे ये होगा कि फ़र्ज़ किया कि कसाब आया आपकी तरफ, उसने आपके बकरे को उसने छुरी फेरी है, उसके बाद उसने खाल उतार के इसको लटका दिया, अभी गोश्त नहीं बनाना उसने, उसके बाद वो मेरी तरफ आ जाए, उसके बाद मेरे बकरे को छुरी फेर के उसकी खाल उतारे, ठीक है, और उसके बाद तीसरे की तरफ चला जाए, तब तक पहले वाले बकरे का खून बिल्कुल ड्रेन हो चुका होगा, उसको टांग दे, उसके बाद आके करेगा ना, उसमें कोई हमक होएगी और वो गोश्त भी बड़ा सेहत बख्श होएगा। एक तो अनाड़ी कसाई के पास से गोश्त बन गया, सारा कुछ हो गया, अब हमने तो उसको महफूज भी हाँ, अब उसका ये है कि कोशिश करनी है कि जब गोश्त बन जाए, आजकल 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, तो जितनी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ें, गोश्त को धोएं और जो बांटने वाला है वो बांटें, जो आपके हिस्से का है उसको जो पकाने के लिए रख के, बाकी जो है ना उसको जल्द से जल्द उसको फ्रीज़र में रखें, क्योंकि जितनी देर अब बाहर पड़ा रहेगा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो और जो आपने फ्रीज़ करना है, तो फ्रीज़ भी आपने इस तरीके से करना है कि आपने अपने घर का पोर्शन साइज़ देखना है। सपोज़ आपकी छोटी फैमिली है, आपका एक वक्त में 1 पाव गोश्त बनता है या आधा किलो बनता है, तो आप उतने पोर्शन के पैकेट बनाएं। ओके, एक जगह ना क्यों? अब बड़े पैकेट का नुकसान ये होगा कि आपने तो उसमें से आधा किलो निकालना है,
वो गोश्त वो है 3 किलो का बना हुआ, तो अब उसमें से जब आपने उसको निकालना है तो डीफ्रॉस्ट तो सारा होगा, ऑब्वियसली, बिल्कुल। और वो डीफ्रॉस्ट होने के बाद आप उसमें थोड़ा रख लेंगे, बाकी को फ्रीज करेंगे। जब आपने डीफ्रॉस्ट कर लिया तो दोबारा फ्रीज नहीं करना, अच्छा, वो फिर उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इसलिए आप छोटे पैकेट बनाएं, ओके, 1 पैकेट निकालें, उसको पकाएं, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया तो 2 पैकेट निकाल लें, लेकिन सारे को डीफ्रॉस्ट ना करें। ओके, क्योंकि ठीक। जब वो एक दफा हो गया तो उसमें जी, प्रॉब्लम शुरू हो उसके बाद जब आपने फ्रीज़ करना है तो हमेशा गोश्त को फ्रीज़र के निचले खाने में रखना है, ऊपर वाली शेल्फ पे नहीं रखना। गई। अच्छा, वो तो कहते हैं कि ऊपर रखो जरा अच्छी नहीं। freeze हो जाएगी। ऊपर रखने का नुकसान ये होगा कि कई दफ़ा लाइट लंबी चली गई, फ्रीज़र का दरवाज़ा बार बार खुला, या कई दफ़ा हमारी बहनें माएँ गलती करती हैं कि वो उसके अंदर कोई गर्म चीज़ रख देती हैं कि जल्दी ठंडी हो जाएगी जी, ठीक, तो वो उस गर्माइश की वजह से उसने एकदम उसका टेम्परेचर कंज्यूम कर लेना है, ओके, उसकी ठंडक कंज्यूम कर लेनी है। अब उसके अंदर जो गोश्त पड़ा हुआ है वो तो नरम पड़ जाएगा, जब वो नरम होएगा तो उसमें जो खून होएगा वो नीचे टपक के वो उसमें डेजर्ट में आ जाएगा, आइसक्रीम में आ जाएगा, बर्फ़ के प्याले में आ जाएगा। और ऐसे जो कमालात मिल रहे होते हैं जी। कि- तो ये जो ईद के बाद एकदम बहुत से लोग पेट के मुख्तलिफ अमराज की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं, उसमें एक वजह ये भी है। ओके, 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 तो इसलिए फ्रीज़र के निचले खाने में हमेशा गोश्त को रखें। बिल्कुल। फिर अब अगला सवाल आपका ये होगा कि इसको कितने दिन रखा जा ये तो सकता है। ये तो पहला सवाल था। हाँ जी। अच्छा, अब होता ये है कि -18 डिग्री टेम्परेचर पे गोश्त फ्रीज़ होता है, या कुछ भी चीज़ जो फ्रीज़ होगी -18 पे होगी। हम कहते हैं समझते हैं 0 डिग्री पे हो जाएगी, नहीं, वो 0 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, सेंटीग्रेड में -18 डिग्री। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि आपने उसको इस अंदाज में देखना है कि आपके पास चूँकि थर्मामीटर तो नहीं है, आपने सादा चेक ये रखना है कि अगर तो गोश्त का पैकेट पत्थर की तरह सख्त है हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि उसको रखा जा सकता है। ओके, जब तक वो पत्थर की तरह सख्त है ना, वो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन चल तो जाएगा, जितना जल्दी कंज्यूम हो उतना जल्दी बेहतर है। वजह उसकी ये है कि इसमें खून की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है, ठीक, ठीक है। दूसरा ये है कि जितना गोश्त ज़्यादा देर फ्रीज़ रहेगा तो ये सख्त हो जाएगा, हाँ जी, इसका वो जायका ही नहीं रहेगा, वो अफादियत ही नहीं रहेगी, वो ग़िज़ाइयत ही नहीं रहेगी, अफादियत नहीं नहीं क्या रहेगी। elaborate करें? हाँ, उसकी वजह यह है कि नॉर्मली आप देखें ना कि जब आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो उसका वैसा टेक्सचर ही नहीं रहना, टेस्ट ही वो नहीं रहता। टेस्ट ही नहीं रहना, ठीक है। और आपने एक फ्रेश चीज़ है, उस समय और बासी चीज़ की अफादियत में तो फ़र्क है ना, बहुत obvious। ठीक है। तो ये चीज़ तो कब, अच्छा दरमियान में बड़ी साहब जैसे भी आपने बात की, लाइट ऑफ हो गई, जब वो लंबा देर फ्रिज बंद रह गई या कुछ मसला हो गया और वो एक दफ़ा ढीला पड़ गया पैकेट जो है हाँ आपका, जी। और दोबारा लाइट आई और दोबारा वो पत्थर जैसा हो गया, फ्रीज हो गया, तो भी नहीं, उसको वो उसको नहीं रखना, यानी एक दफ़ा हो गया तो गया, उसके बाद फौरी तौर पे उसको कंज्यूम करें, अच्छा, अब इतना गोश्त हमने फ्रिज में रखा हुआ है, फिर उसको पका के रख दें, फ्रिज के फिर पका के फिर फ्रीज़ कर लें, फिर कोई मसला नहीं। हाँ, फिर कुछ दिन चल जाएगा, कुछ दिन, कितने दिन? हफ्ता चला लें, 10 दिन चला लें, इससे ज़्यादा न चलाएं। ओके, ठीक 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 ठीक। और लंबी देर तक उसको फ्रीज करके बिना, कोशिश करें जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर। और एक दफ़ा ढीला होके दोबारा फ्रीज हुआ तो उसमें बैक्टीरिया पैदा जो हो, कि सेहत के लिए इंतहाई जी। ठीक हो। ये क्या वजह कि कुर्बानी, वैसे हम रूटीन में मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, कोई लोग कुर्बानी के गोश्त से वो मसूड़े फूल जाते हैं और कुर्बानी के गोश्त से इस तरह के जो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, या वो फ्रेश होने की वजह, वो क्या वजह है? नहीं, देखिए, एक तो ये होता है कि हमारा जो कुर्बानी का जानवर होता है ये पूरा जवान होता है, और कुर्बानी का जानवर चूँकि ऐब से पाक होता है, ये बड़ा सेहतमंद होता है, ठीक। तो ये वाले गोश्त जो है ये दूसरों की निस्बत ज़रा ज़्यादा ताकतवर भी होता है, क्यों? क्योंकि बड़ा सेहतमंद जानवर का है। सही रूटीन। अच्छा, बाकी कसाई में ना आपने अपने सामने नहीं कराए होते थे, हाँ जी, वो तो उसमें कोई ना कोई ऊंच नीच हो सकती है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई बिल्कुल जवान भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, उसमें तो मुख्तलिफ़ किस्म की खराबियाँ हो सकती हैं ना। तो इस वजह से ये इसका आखिर इससे बाद हम गुफ्तगू अगले फेज में जाएंगे। मैं चाहूँगा कि मोहसिन भट्टी साहब जो है आज हमारे व्यूअर्स को एक समराइज्ड वे में बता दें कि कुर्बानी के गोश्त की हिफाजत कैसे, कुर्बानी के गोश्त के साथ क्या क्या सलूक करना है, वो मोहसिन भट्टी साहब एक हमें प्रिसाइज वे में जरा। एक तो उसको अच्छे तरीके से बनवाना है, कसाई प्रोफेशनल लेना है,
उसको ज़्यादा देर के लिए लटकाना है ताकि उसका खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद उसको जल्द से जल्द धो के, सिरके से धो के, तो उसके पैकेट अपने पोर्शन साइज़ के मुताबिक बना के उसको फ्रीज़ करना है। और फिर फ्रीज़र में रखने के बाद जितना जल्दी मुमकिन हो सके उतना जल्दी उसको कंज्यूम कर लें। अब आपका ये है कि लोगों ने फ्रीज़र भर लिए हैं, मुझे ये बताएं कि लोग एक बकरा कर लेंगे और 2 कुर्बानियाँ कर लेंगे, तो उसमें से कितना गोश्त उनके हिस्से में आ जाएगा? तीसरा हिस्सा ही आना है ना, ठीक है ना? वो 10 किलो आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा हाँ, अब जो दाएं बाएं से आएगा ना, उसमें भी आपने उसको मिक्स नहीं करना, अपना भी अलहदा रखना है, जो दाएं बाएं से आया उसको भी अलहदा अलहदा रखना है। नहीं, वो अगर इकट्ठे होंगे तो गोश्त लड़ पड़ेंगे, ठीक है जी, वो अंदर जाके लड़ पड़ेंगे। वजह उसकी ये है कि वो उस जानवर की एज पता नहीं कितनी है, वो किस तरह का बना हुआ है, वो किस टेम्परेचर में से गुजर के आया, कितनी देर वो गाड़ी में ही वो सैर करता रहा इतनी गर्मी में, उसके अंदर किस हद तक बैक्टीरिया ग्रो कर चुका है, ठीक है जी। तो वो बाकी सारे को तो आलूदा ना करवाएं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी